बगैर सबूतों के कैसे लड़ें? सबूत इन किसी भी महानुभाव ने इकट्ठे नहीं किए हैं, तो हम भी ना करें और हवा में जाके हम भी केस हार जाए, ताकि सिर्फ हमारा नाम तो हो जाए, लेकिन वही हो जाए ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। कि इनमें से किसी महानुभाव ने आंदोलन किया, सड़कों पे लाठियां खाई और जाके मुकदमा हरवा दिया। मेहनत हमारी और चैंपियंस ये, और ये एक केस में नहीं हुआ है, सब केसेस में ऐसे ही हुआ। हमारे बड़े बड़े मौलानाओं को नहीं देखते क्या मुसलमान बहुत ज़्यादा? वो आरएसएस के एजेंट नहीं है क्या? एक मौलाना है जो ये कह रहे थे मैं मनु के चरणों में सर झुकाता हूँ और सबसे कहता हूँ आओ मनु के चरणों में सर झुकाओ। अरशद मदनी साहब, वो आरएसएस के एजेंट नहीं है? महमूद मदनी आरएसएस के एजेंट नहीं है? वो भी तो बोलते हैं ना कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ, मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। तो उसी तरीके से रवीश कुमार जी भी है और सब किसी को साथ लेके चलेंगे, नहीं चलेंगे? मेरे साथ देश की जनता है और अम्बेडकरवादी जो दिल से है ना, जो लाठी गोली खा के भी संविधान बचाना चाहते हैं, वो सब मेरे साथ हैं। लेकिन बचेंगे ये गद्दार भी नहीं, रवीश कुमार जी भी नहीं बचेंगे जो सोच रहे हैं, ना महमूद मर्शद, ना अरशद मदनी, ये बचेंगे नहीं एक भी। ये मेरा दावा है, गारंटी है। ये जो गुजराती है ना, दोनों गुजराती महानुभाव, मोदी जी और अमित शाह जी, और इनकी जो टीम है गुजरात के बिजनेसमैन की, अडानी अंबानी, और एक उसमें केरल के भी हैं यूसुफ लुलू साहब, ऐसे जो ये हैं, ये अपना फ़ायदा देखते हैं बस। जिसकी गर्दन काटने में इन्हें फ़ायदा हो रहा हो, उसकी गर्दन काट देते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। चुनाव चल रहा है, चुनाव के साथ साथ मुद्दे भी चल रहे हैं, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। महमूद साहब, आपने भी चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा रामपुर से, अब डॉक्टर रितु भी चुनाव लड़ रही हैं। सवाल मेरा यही है कि ईवीएम का लगातार विरोध कर रहे हैं और ईवीएम से ही आपने चुनाव भी लड़ लिया। देखिए, मैं अपनी बात बता सकता हूँ आपको, और मुझसे मेरी बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने चुनाव रामपुर का इसलिए लड़ा था ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी अदालतों में वो सारे सबूत पेश कर सकूं जो कि आज तक किसी ने किए नहीं है पेश। जो ये पिटीशन डली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कैसे हुई है ये पिटीशन? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप हवा में तीर चला रहे हो, आप कोई सबूत इकट्ठे करके लाए नहीं हो। अगर आपके पास कोई सबूत होगा तो हम आपके हक में फैसला करेंगे। आप बगैर सबूतों के यहाँ तक चल के आ गए हो, इसीलिए 40 पिटीशन डिसमिस हुई और इसीलिए ये पिटीशन डिसमिस हुई। तो और अब सबूत चुनाव आयोग कभी देगा नहीं। वो ये बोलेगा चुनाव की मशीनें सेफ हैं, सेफ है या नहीं है वो हमें चेक करने नहीं देगा। वो चेक करने का तरीका एक ही हो सकता है, वो चुनाव में। इसीलिए मैंने चुनाव में लड़ा और इसीलिए मैंने चुनाव में वो सारे सबूत इकट्ठे किए, जो लेके आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसकी वीडियो भी दिखाई है। और अब हम पहले नीचे तैयारी करके कई केस डालेंगे, सबूत सारे इकट्ठे करेंगे। जब सबूत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस डालेंगे और ये साबित करेंगे कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला ये फैसला लेने के लिए, और ये झूठे एफिडेविट देके, झूठे जवाब देके, फ्रॉड करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके, ये जो है मुकदमा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। अब हम उसके गुमराह करने के सारे सबूत इकट्ठे करके लाए रामपुर से। सिर्फ रामपुर में सबूत इकट्ठा करने की लड़ाई आपने लड़ी थी, तो क्या ये जो बाकी जो 400 पार का नारा लग रहा है और वो मुकाबले पे इंडिया दावा कर रहा है कि वो उनको जीतने नहीं देंगे, तो क्या इस सबूत की और क्या कहते हैं 400 पार की लड़ाई को हम किस नज़र से ले लें? और आप जो बता सकते हैं जनता को कि भाई क्या खाली ये सबूत की लड़ाई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 वजह से हमारी बात नहीं सुनी। एक तो ये कि जो हमारे सारे वकील थे उन्होंने ये कहा कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक नहीं है। पहला पैराग्राफ सब लोग पढ़ लें जजमेंट का। अब जब आपको शक ही नहीं है तो इसका मतलब आपने केस क्यों डाला उनके खिलाफ फिर? या फिर आप मिले हुए हैं उनसे? यही वजह हो सकती है ना उसकी, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। तो अब जब ये हारने के लिए केस लड़ा गया था तो हम जीतने के लिए भी केस लड़ना चाहते हैं। बगैर सबूतों के कैसे लड़ें? सबूत इन किसी भी महानुभाव ने इकट्ठे नहीं किए, तो हम भी ना करें और हवा में जाके हम भी केस हार जाए, ताकि सिर्फ हमारा नाम तो हो जाए, लेकिन वही हो जाए ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। तो हम वो काम नहीं करते। हमने पहले सबूत इकट्ठे किए, अब जब सबूत हमारे पास हैं तो अब हम केस डालेंगे। हम आंदोलन भी करेंगे कि इनमें से किसी महानुभाव ने आंदोलन किया, सड़कों पे लाठियां खाई और जाके मुकदमा हरवा दिया। मेहनत हमारी और चैंपियंस ये, और ये एक केस में नहीं हुआ है, सब केसेस में ऐसे ही हुआ है। सीए एनआरसी का आंदोलन, हम लोग गोलियां खा रहे हैं, हम लोग लाठियां खा रहे हैं, और चैंपियंस ये सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी भी अर्जी फर्जी आदमी के नाम से केस डाल देंगे और केस हार जाएंगे और भुगतेंगे हम। तो ये जो एक फ्रॉड तंत्र चल रहा है ना, जो चैंपियंस बन जाते हैं
हम लोगों की कॉज के साथ खास तौर पे ऑपरेस्ट क्लासेस की, इन लोगों को हटाना पड़ेगा। इनको हमारे चीज़ से सिर्फ पैसे कमाने का, अपना नाम करने का फ़ायदा है। हमारा दर्द नहीं समझते, हमारी लड़ाई नहीं लड़ते। हमारे साथ 11 तारीख को प्रोटेस्ट में आए ना, ये इतने बड़े बड़े वकील बनते हैं अपने आप को, आए ना, लाठी गोली खाएं हमारे साथ, तभी तो पता लगेगा कि हाँ दिल में है इनके ईवीएम हटाना। सारा कर रहे हैं, 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं वकील। 2 धड़ों में नहीं है वकील, तो पहले से ही 2 धड़ों में नहीं, कई धड़ों में बटे हुए हैं। एक संविधानवादी वकील है, वो कोर वकीलों का है। बाकी सब लोग तो तरह तरह की शक्ल में आते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट आरएसएस के साथ है, कुछ लोग छद्म रूप से आरएसएस के साथ है। हमें बहुत तकलीफ है कि ये केस में ये कह के शुरुआत करना कि हमें चुनाव आयोग पे शक नहीं है। ये कह के हमारा सारा आंदोलन, जनता की सारी उम्मीदें, जो आशाएं थी, वो सब धराशायी कर दी। क्या इन वकीलों ने हमसे पूछा था कि हमें भरोसा है नहीं है? जनता से पूछा था, भरोसा है नहीं। खुद अपने क्लाइंट से पूछा था कि उनको भरोसा है नहीं ईवीएम, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। हम ये खुलेआम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स चोर हैं, आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए, यही देश की जनता कह रही है। और पत्रकारों पे भी मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे पत्रकार अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं और इस मुद्दे पर बात करके राजी नहीं है। तो क्या आप उनसे बात कर नहीं पा रहे हो या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा? ये जो आप मैसेज भेजते हो उन तक पहुँचता नहीं है? नहीं, वो लोग सब आरएसएस के साथ है ना। जो ईवीएम की लड़ाई में हमारे साथ नहीं है, वो कहाँ होगा बताओ? क्यों नहीं है? ईवीएम कांग्रेस को सपोर्ट करते चली आइए ना पहले। अभी भी आरएसएस के बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर हैं। जो राहुल गांधी, जो एक आरएसएस के खिलाफ जेन्युइनली लड़ना चाहते हैं, उनके चारों तरफ एक नेट बना हुआ है। आरएसएस के लोग उन्हें गुमराह करते हैं। सैम पिट्रोडा जैसे जो ओबीसी समाज से आते हैं, इतना बड़ा कोई भी ओबीसी समाज से आने वाला लीडर कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उनको उनको एक तरीके से घेराबंदी करके उनको कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिलवा दिया। कौन लोग हैं वो? सब आरएसएस के एजेंट हैं। कैंपेन चल रहा है, आज हैशटैग चल रहा है सर कि रवीश कुमार शर्म करो, रवीश पांडे शर्म करो और SC ST की बात उठाओ। इस पर ये क्या मसला है? थोड़ा सा ये आपने चलवाया क्या? ये जिसे जिसे शर्म आ जाए वो आरएसएस का एजेंट कैसे होगा? RSS का मानते हैं? बिल्कुल 100%। सारे फॉलोवर्स तो मुसलमान हैं उनके। तो मुसलमान तो भाई, मुसलमान फॉलोअर्स, अभी रामदेव जी के कितने फॉलोअर्स हैं कि नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है ये तो धोखा देते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में। ठगी कब कर सकता है? रामदेव को और रवीश कुमार को एक मान रहे हैं। ठगी कब कर सकता है ये बताओ? मैं आपकी जेब काटना चाहूँ तो कैसे काटूंगा? या तो ज़बरदस्ती, या आपको बेवकूफ़ बना के कि मैं आपका हितैषी हूँ और जो मैं आपके पैसे लूँगा आपकी जेब से, वो आपके ही फ़ायदे के लिए हैं। जब ही तो दोगे आप पैसे मुझे अपने। ठगी तभी कर सकता है जब जो ठगे जा रहे हैं ना लोग, उनको धोखा दे सके। SC ST के लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं रवीश कुमार को। मैं कह रहा हूँ मुसलमान सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो देखते ही हैं। हमारे बड़े बड़े मौलानाओं को नहीं देखते क्या मुसलमान बहुत ज़्यादा? वो आरएसएस के एजेंट नहीं है क्या? रमेश कुमार कोई खासियत थोड़ी है उसमें। जैसे हमारे बड़े बड़े मौलाना हैं, एक मौलाना है जो ये कह रहे थे मैं मनु के चरणों में सर झुकाता हूँ और सबसे कहता हूँ आओ मनु के चरणों में सर झुकाओ। अरशद मदनी साहब, वो आरएसएस के एजेंट नहीं है। महमूद मदनी आरएसएस के एजेंट नहीं है। वो भी तो बोलते हैं ना कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ, मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। तो उसी तरीके से रवीश कुमार जी भी है। वकील हैं और सब किसी को साथ लेके चलेंगे, नहीं चलेंगे? मेरे साथ देश की जनता है और अम्बेडकरवादी जो दिल से है ना, जो लाठी गोली खा के भी संविधान बचाना चाहते हैं, वो सब मेरे साथ हैं। महमूद का तो कहना ये भी रहता है ना कि हर बार मौका ऐसा नहीं होता कि जंग लड़ी जाए। हाँ, जब ऐसा हो, जब जंग जीत रहे हो, तब जाके अपना डायरी में नाम लिखवा दो, चंदा दे दो कि हम भी साथ हैं। जब दुश्मन भारी पड़ रहा हो तो जाके दुश्मन के पैर पकड़ लो कि भाई हम तो तुम्हारे आदमी हैं, हमें मत मारना, इनको मारो प्राचा साहब को। ये है लड़ रहे थे, हम तो आपके साथ ही हैं, इनको मारो, इनके ऑफिस में रेड करो। लेकिन बचेंगे ये गद्दार भी नहीं, रवीश कुमार जी भी नहीं बचेंगे जो सोच रहे हैं, ना महमूद मर्शद, ना अरशद मदनी, ये बचेंगे नहीं एक भी। ये मेरा दावा है, गारंटी है। ये जो गुजराती है ना, दोनों गुजराती महानुभाव, मोदी जी और अमित शाह जी, और इनकी जो टीम है गुजरात के बिजनेसमैन की, अडानी अंबानी, और एक उसमें केरल के भी हैं यूसुफ लुलू साहब, ऐसे जो ये हैं, ये अपना फ़ायदा देखते हैं बस। जिसकी गर्दन काटने में इन्हें फ़ायदा हो रहा हो उसकी गर्दन काट देते हैं। इनकी हिस्ट्री उठा के देख लो। आरक्षण को लेकर नाराज है कि आरक्षण नहीं मिलेगा मुसलमानों को? अडवाणी जी को छोड़ा इन्होंने अपने। लगता है आरक्षण को लेकर, लगता है मुझे ऐसा आरक्षण को लेकर नाराज भी हैं आप। मैं क्यों? आरक्षण नहीं मिलेगा? नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं मुस्लिमों को मिले। मेरा फार्मूला तो एक है, किसी मुस्लिम को, किसी शेड्यूल कास्ट को, किसी
ट्राइबल को, किसी ओबीसी को एससी होने की वजह से, एसटी होने की वजह से, ओबीसी होने की वजह से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए 100%, और 100% ऐसे मिलना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये धर्मों की राजनीति खत्म हो जाएगी ना। जितनी जिसकी, मुसलमानों की अगर 15% पॉपुलेशन है, 15% उनको मिलना चाहिए। और मुसलमानों के अंदर भी जो सब ग्रुप्स हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनकी जितनी संख्या भारी है उतने उनको मिलने चाहिए। उतनी संख्या के हिसाब से मिलनी चाहिए आरक्षण। जो जैसे हमारे अपर कास्ट के जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के भाई हैं, बहनें हैं, उनको अपनी परसेंटेज के हिसाब से मिलनी चाहिए आरक्षण। ओबीसी भाइयों को परसेंटेज के हिसाब से मिलनी चाहिए। मुसलमान तो ओबीसी भी होते हैं ना, जिन लोगों को इन चीज़ों की जानकारी कम है। इतने सारे मुसलमान तो ओबीसी की उसमें आते हैं कैटेगरी में, उनको ओबीसी की हैसियत से मिलना चाहिए। 25 मई लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई एक्स धर्म को आता है, वाई धर्म को आता है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बिल्कुल ही। जब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी, तो ये सब विवाद खत्म हो जाएंगे। ये जो विवाद खड़ा करते हैं एक तरह से या दूसरे तरीके से, सब आरएसएस के लोग हैं, सब आरएसएस के एजेंडा पे चलते हैं। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है हमारे, सॉरी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आजकल वो भी खुल के सामने आ गए आरएसएस के लिए। वो भी हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। हम लोग उनको, हालांकि मैंने तो कभी धोखा नहीं खाया उनसे, लेकिन वो लोग, बहुत सारे लोग उनसे भी धोखा खा गए थे। अब वो मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं, ओबीसी में मुसलमान हिंदू बता रहे हैं। ओबीसी तो ओबीसी होता है ना, मुसलमान हिंदू कहाँ होता है उसमें? 52% ओबीसी। टोपी तिलक का काम कर दिया, टोपी तिलक का काम कर दिया। हाँ, टोपी तिलक का काम नहीं कर रहे हैं, वो मनुस्मृति लागू कराने का काम कर रहे हैं, संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं। कुछ डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली। कुछ हमारे हमदर्द बन के, जैसे रवीश कुमार जी हैं, और जो ये नए नए जो लोगों के चेहरे से नकाब उतरते नजर आ रहे हैं बहुत सारे, वो ऐसे भी लोग हैं। और अब सबके नाम तो खुलेंगे ना, धीरे धीरे सबके खुलेंगे। लेकिन एक फार्मूला है, वो गायब कर दिया ना। रिजर्वेशन का एक ही बात करनी चाहिए, कोई और बात करनी नहीं चाहिए। जो सच्चा अम्बेडकरवादी होगा, जो काशीराम जी ने बोली थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सब खत्म, 100% रिजर्वेशन खत्म, सब खत्म। 25 मई को चुनाव है, क्या जन अपील करेंगे उन वोटरों से जो संविधान की बात करते हैं, संविधान के लिए लड़ना चाहते हैं, संविधान के लिए वोट करना चाहते हैं? सबसे पहले ये ईवीएम को रोकने का हिसाब किताब करना चाहिए। 11 तारीख को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पटियाला हाउस गेट नंबर 4, पटियाला हाउस गेट नंबर 4, 11 तारीख यानी कि परसों, सैटरडे वाला दिन, सैटरडे 11 मई 2024। सब आए पटियाला हाउस, और हम वहाँ से इलेक्शन कमीशन पे मार्च करेंगे। ये बताएंगे, एक ज्ञापन देंगे इलेक्शन कमीशन के कि तुम चोरी कर रहे हो, ये चोरी बंद करो, अपनी चोरी की सफाई दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें जो साथ नहीं देता वो संविधानवादी पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर 400 पार हो गई ये चोरी के वोटों से, फ्रॉड के वोटों से, तो फिर संविधान बदला जाएगा। फिर ना ये आरक्षण बचेगा, ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, सिर्फ मोदी जी का भक्त बचेगा। और वो भी वो भक्त जो जिससे वो खुश रहे। अगर किसी की तारीफ से भी नाराज हो गए ना, कि अच्छी तरीके से, इस तरीके से तारीफ नहीं की, उसकी भी गर्दन काटने से नहीं रुकते। मैं इसीलिए आपको बता रहा था, आपने मुझे रोक दिया। अडवाणी जी को नहीं छोड़ा, मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं छोड़ा, अभी गडकरी जी डरे डरे फिर रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से उनको चुनाव न हरा दें। राजनाथ जी डरे डरे घूम रहे हैं ईवीएम के माध्यम से उन्हें चुनाव न हरा दें। शिवराज सिंह जी चौहान जी डरे डरे घूम रहे हैं कि ईवीएम से उनको चुनाव न हरा दें। तो ये हालत चल रही है। उसके बाद हिरेन पांड्या का केस देख लें आप, एक थोड़ी है, लंबी फहरिस्त है। जोशी जी को देख लें आप, मित्र थे ना। मोहब्बत ही रखते हैं आप? बिल्कुल, मैं तो पूरी मोहब्बत रखता हूँ। अगर वो आज अपनी चोरियां कबूल कर लें सारी, ये बता दें कि मैंने अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देश बेच दिया, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इन सब लोगों के खिलाफ गवाही दूंगा, इन लोगों से सारा पैसा वापस दिलवाऊंगा, और आज के बाद अब मैं संविधान पे ही चलूंगा। मैं ये कहना बंद कर दूंगा कि मेरी 56 इंच की छाती है। मोदी जी का साथ दे देंगे आप? नहीं, साथ नहीं दूंगा। तब मैं सोचूंगा कि ये अब ये सही लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। साथ देने के लिए तो इन्हें बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। पहले मेरे साथ चल के 4,500 किलोमीटर जगह लेनी पड़ेगी चाइना से। पहला टेस्ट वो रखूंगा इनके सामने में कि अब दोनों चलेंगे और चाइना के सामने मुकाबला करेंगे, 4,500 किलोमीटर जगह वापस दो, तब विश्वास करने की पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे। वो चढ़ सकते हैं, मना किसी को नहीं है। अम्बेडकरवादी कोई भी हो सकता है, रवीश कुमार जी भी हो सकते हैं,
लेकिन टेस्ट पास करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं झूठ बातें करके, हवा में बातें करके। रवीश कुमार जी चलेंगे चाइना मेरे साथ? सब पे निशाना साध दिया है आज सब महमूद पे नहीं प्राचा जी साधा ने। है। फिर आप बात कर रहे हो, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अभी हमारे नेशनल दस्तक वाले शंभू सिंह जी की तारीफ कर रहा हूँ। इनके जो अभी ये जो बामसेफ चैनल चला रहे हैं नवीन, इनकी तारीफ कर रहा हूँ। ये रवीश कुमार जी से 100 गुना अच्छे जर्नलिस्ट हैं। दो आदमी है, और रवीश कुमार जी का क्वालिटी देख लो और ये नवीन की देख लो जो बामसेफ वो चला रहे हैं चैनल। रवीश कुमार जी अगर अकेले खड़े होके दो आदमियों के बल पे अगर एक रिपोर्टिंग करते हैं किसी टॉपिक पे, मैं माफ़ी मांगूंगा उनसे, जैसा ये नवीन कुमार करता है, जैसे शंभू जी करते हैं, जैसे बाकी सब आप लोग करते हो खड़े होके। आपने कितने लोग हैं? हम भी करते हैं, कितने? दो ही लोग हैं। मैं आप सामने आ गए ना, दो ही लोग हैं। अब आपका नंबर भी आ गया। आप बताओ आप कितने लोग हो? दो ही लोग हैं। और आप मुझसे इतने बढ़िया सवाल पूछ रहे हो। रवीश कुमार अगर ये पूछ ले मुझसे सवाल और इतनी देर मेरे सामने टिका रह जाए तो मैं माफ़ी मांगूंगा उससे। 10 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा आरएसएस के साथ है वो। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। महमूद प्राचा साहब थे ये मेरे साथ में, और आज प्रेस क्लब के अंदर इन्होंने ये ऐलान किया है कि किस तरह से हम आने वाले वक्त यानी कि 11 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, इलेक्शन कमीशन को जगाने की कोशिश करेंगे, सबको बुलाने का आह्वान भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जिस तरह से 25 मई को चुनाव दिल्ली के अंदर है और नज़दीक वोटिंग आ चुकी है, किस तरह से जनता को और जागरूक कर पाएंगे, क्योंकि वोटिंग के लिए भी तो जागरूक करना ही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।